पतिदेव जी, मुझे आज़ादी चाहिए। मैं मुफ्त हवा में सांस लेना चाहती हूँ। इस गुलामी से बेचैन रहती हूँ। संविदा ने घर में प्रवेश किया तो उसका दिल तेज से धड़क रहा था। वह काफी तेज तेज चल रही थी, इसलिए उसकी सांसें भी काफी तेज चल रही थी। दम फूल रहा था उसका। राजेश के घर आने का समय हो गया था, पर संयोग से वह अभी आया नहीं था। अच्छा ही हुआ जो अभी नहीं आया था, शायद कहीं जाम में फंस गया होगा। घर पहुंचकर वह सीधा बाथरूम में गई। हाथ पैर और मुंह धोकर बेडरूम में जाकर जल्दी से कपड़े बदले। राजेश के आने का समय हो गया था, इसलिए रसोई में जाकर गैस धीमी करके चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय बनाने में अभी समय था, इसलिए वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सामने सड़क पर भाग रही कारों और बसों के बीच से लोग सड़क पार कर रहे थे। बरसाती बादलों से घिरी सामने आकाश को चमकीले रंगों से सजा दिया था। सामने गुलमोहर के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और ऊंचाई पर उड़ रहे पंछियों की कतार में शामिल हो गई। पंछियों के पंख थे, इसलिए वो असीम और अनंत आकाश में विचरण कर सकते थे। वह सोचने लगी कि उनमें मादाएं भी होंगी। उनके मन में एक ही सवाल उठा और उसके साथ वो उसके चेहरे पर मुस्कान नाच उठी। अरे पागल, ये तो पक्षी है, इनमें नर और मादा क्या? वह तो मनुष्य है, वह भी औरत। सभी अवतारों में श्रेष्ठ मानने जाने वाले मानव अवतार उसे मिला है। सोचने विचारने के लिए बुद्धि मिली है। सुख दुख, स्नेह, माया, ममता और क्रोध का अनुभव करने के लिए उसके पास दिल है। कोमल और संवेदनशील हृदय है, मजबूत कामनीय काया है। पर कैसी विडंबना है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बावजूद देह नारी की है, इसलिए उस पर तमाम बंधन है। संविदा के मन में पंछी के पंख पैदा होते ही काट दिए जाते हैं, जिससे वह इच्छा अनुसार उड़ाई पर ना उड़ सके। उसकी बुद्धि को इस तरह गढ़ा गया है कि वह स्वतंत्र रूप से सोच ना सके। उसके मन को इस तरह कुचल दिया गया था कि वह सदैव दूसरों के अधीन रहे, दूसरों के बस में रहे। इसमें उसकी भलाई थी, यही उसका धर्म और कर्तव्य था। इसी में उसका सुख भी था और सुरक्षा भी। शादी के 3 दशक बीत चुके थे, लगभग आधी उम्र बीत चुकी थी उसकी। इसके बावजूद अभी भी उसका दिल धड़कता था, मन में डर था। देखा जाए तो वह अभी भी एक तरह से हिरनी की तरह घबराई रहती थी। राजेश ऑफिस से घर आ गया होगा तो गुस्से में लाल पीला चेहरा देखना होगा, काटाच भरे शब्द सुनने पड़ेंगे। मैं घर आऊं तो मेरी पत्नी घर पर हाजिर होनी चाहिए। इतने सालों में तुम्हें यह भी नहीं पता चला तुम्हारा ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम समय पर घर न आ सकी। जैसे शब्द संविदा पहले से सुनती आई थी। वह कहीं बाहर गई हो, किसी सहेली या रिश्तेदार के यहाँ गई हो, घर के किसी काम से गई हो। अगर उसे आने में थोड़ी देर हो गई तो क्या बिगड़ गया? राजेश को जिसका तिस सुनने का मन होता, शब्द भी ओठों पर आते, पर उसका मिजाज और क्रोध से लाल पीला चेहरा देखकर वो शब्द संविदा के गले में अटक कर रह जाते। जब तक हो सकता था वह घर में ही रहती थी। एक समय था जब संविदा को संगीत का शौक था, कंठ भी मधुर था और हलक भी अच्छी थी। विवाह के बाद भी वह संगीत का अभ्यास चालू रखना चाहती थी। घर के काम करते हुए वह गीत गुनगुनाती रहती थी। यह एक तरह से उसकी आदत सी बन गई थी, पर जल्दी ही उसे अपनी इस आदत को सुधारना पड़ा, क्योंकि यह उसकी सास को अच्छा नहीं लगता था। सासू माँ ने कहा था, अच्छे घर की बहू बेटियों को यह शोभा नहीं देता। बस तब से शौक धरा का धरा रह गया। फिर एकाएक कर
3 बच्चों की परवरिश करने तथा एक बड़े परिवार में घर परिवार के तमाम कामों को निपटाने में दिन बीतने लगे। कितनी बरसातें और बसंत ऋतु आई और गई। संविदा की जिंदगी घर में ही बीतने लगी। संविदा, तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह नहीं करना है। आज शादी में चलना है, तैयार हो जाओ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, 3 से 4 दिन के लिए मायके जाकर उन्हें देख आओ। 5वें दिन वापस आ जाना। इससे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वाक्य वह हमेशा सुनती आई है। घर में कोई मेहमान आया हो या कोई तीज त्योहार या कोई भी मौका हो, उसे क्या बनना है ना है या कह दिया जाता, क्या करना है, कोई यह उससे कहता और बिना कुछ सोचे विचारे वह हर काम करती रहती। ससुराल वाले उसका बखान करते। सास ससुर कहते, बहू बड़ी मेहनती है, घर की लक्ष्मी है। पति राजेश को भी उसका शांत, आज्ञाकारी, लड़ाई झगड़ा न करने वाला स्वभाव अनुकूल लगता था। पति खुशी खुशी तीज त्योहार पर उसके लिए कोई न कोई उपहार खरीद लाता, पर इसमें भी उसकी पसंद ना पूछी जाती। संविदा का संसार इसी तरह सालों से चला आ रहा था। किसी से सवाल करने या किसी की बात का जवाब देने की उसकी आदत नहीं थी। राजेश के गुस्से से वह बहुत डरती थी। उसे नाराज करने की वह हिम्मत नहीं कर पाती थी। बच्चे अब बड़े हो गए थे, पर अभी भी उसके मन की इच्छा की, विचारों की, पसंद नापसंद की घर में कोई कीमत नहीं थी। इसलिए इधर जब रोज आना शाम को पार्क में पड़ोस में सहेलियों के यहाँ या महिलाओं के समूह की बैठकों में जाने लगी तो राजेश को ही नहीं, बेटी और बहुओं को भी हैरानी हुई। आखिर एक दिन शाम को खाते समय बेटे ने कह ही दिया, मम्मी आजकल आप रोजाना शाम को कहीं ना कहीं जाती हैं। आप तो एकदम से मॉडर्न हो गई हैं। उस समय संविदा कुछ नहीं बोली। अगले दिन वह जाने की तैयारी कर रही थी, तभी बहू ने कहा, मम्मी आज आप बाहर ना जाएं तो ठीक है, आप बच्चों को संभाल लें, मुझे बाहर जाना है। आज तो मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं घर में नहीं रुक सकती, संविदा ने कहा। उस दिन संविदा को कोई भी ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन उसने तो मन ही मन तय कर लिया था कि अब उससे कोई भी काम बिना उसकी मर्जी के नहीं करवा सकता। उसका समय अब उसके लिए है। कोई भी काम अब वह अपनी इच्छा अनुसार करेगी। वह किसी का भी काम उसकी इच्छा अनुसार नहीं करेगी। कोई भी अब उसकी मर्जी के खिलाफ अपना काम नहीं करवा सकता, क्योंकि उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। अब वह किसी के हाथ से चलने वाली कठपुतली बन कर नहीं रहेगी। इसलिए जब उस रात सोते समय राजेश ने कहा, संविदा टिकट आ गए हैं, तैयारी कर लो, इस शनिवार की रात हम काशी चल रहे हैं, तुम्हें भी साथ चलना है। उधर से ही प्रयागराज और अयोध्या घूम लेंगे। तब संविदा ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मेरी बहन आड़िमा की तबीयत खराब है, मैं उससे मिलने जाऊंगी। आपको
काशी, प्रयागराज और अयोध्या जाना है। आप अकेले ही घूम आइए, पर मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहता था, उसका क्या होगा? राजेश ने झल्लाकर कहा। आप जाइए ना, मैं कहाँ आपको रोक रही हूँ। संविदा ने शांति से कहा। इधर से तुम्हें क्या हो गया है? जब जहाँ मन होता है चली जाती हो। आज मुझसे जबान लड़ा रही हो। अचानक तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ काशी चलना ही होगा, राजेश ने चिल्लाकर कहा। गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला हो गया था। संविदा जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वह एकदम निर्विकार भाव से बैठी थी। थोड़ी देर में राजेश कुछ शांत हुआ। संविदा का यह रूप इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। हमेशा उसके अनुकूल, शांत, गंभीर, आज्ञाकारी, उसकी मर्जी के हिसाब से चलने वाली पत्नी को आज क्या हो गया है? संविदा का यह नया रूप देख करके वह हैरान था। अपनी आवाज में नरमी लाते हुए राजेश ने कहा, संविदा तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें आज यह क्या हो गया है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम कहो तो। राजेश ने संविदा को समझाने की कोशिश की। गलती आपकी नहीं, मेरी है। मैंने ही इतने सालों तक गलती की है, जिसे अब सुधारना चाहती हूँ। मेरा समग्र अस्तित्व अब तक दूसरों की मुट्ठी में बंद रहा। अब मुझे उससे बाहर आना है। मुझे आज़ादी चाहिए। अब मैं मुक्त हवा में सांस लेना चाहती हूँ। इस गुलामी से बेचैन रहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, राजेश ने कहा। तुम्हें क्या दुख है? घर है, बच्चे हैं, पैसा है, मैं हूँ। संविदा के करीब आते हुए राजेश ने पूरी बात की। छोटी थी तो माँ बाप की मुट्ठी में रहना पड़ा। उन्होंने जैसा कहा वैसा करना पड़ा। जो खिलाया वह खाया, जो पहनने को दिया वह पहना। इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, किसके बात करनी है और किससे नहीं करनी है, यह सब माँ बाप तय करते हैं। हमेशा यही सब सुनती रही। शब्दों के भाव एक ही रहे, मात्र कहने वाला बदल गया। कपड़े सिलाते समय माँ कहती कि लंबाई ज़्यादा ही रखना, ज़्यादा खुले गले का मत बनवाना। सहेली के घर आने पर ज़रा देर हो जाती, फ़ोन पर फ़ोन आने लगते। मम्मी पापा दोनों चिल्लाने लगते। इंटर पास किया, कॉलेज गई। कॉलेज का 1 साल पूरा हुआ था कि मेरी शादी की चिंता सताने लगी। पड़ोस में रहने वाले रवि हमारे कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। वह मेरे घर के सामने से ही कॉलेज आता जाता था। एक दिन मैंने उसे घर बुलाकर बातें क्या कर ली। बुआ ने मेरी माँ से कहा कि भाभी, संविदा अब बड़ी हो गई है, इसलिए कोई अच्छा सा घर और वर ढूंढ लो। उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। उन्होंने मेरे लिए घर और वर ढूंढ लिया। उनकी इच्छा के अनुसार यही मेरे लिए ठीक था। एक गहरी सांस लेकर संविदा ने आगे कहा, ऐसा नहीं था कि मैंने शादी के लिए रोका नहीं था। मैंने पापा से एक बार नहीं कई बार कहा कि मुझे पढ़ाई पूरी कर लेने दो, पर पापा कहाँ माने। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें
कहाँ नौकरी करनी है, जितनी पढ़ाई करनी है उसी में अच्छा लड़का मिल गया है। अब आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम जो कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। भला पल भर में चुप रहने के बाद संविदा ने आगे कहा, जब मैं इस घर में आई तब मेरी उम्र 18 साल की थी। तब से मैं यही सुन रही हूँ, संविदा ऐसा करो वैसा करो। आप ही नहीं बच्चे भी यही मानते हैं कि मुझे उनकी मर्जी के अनुसार जीना है। अब मैं अपना जीवन, अपना मन, अपने अस्तित्व को किसी अन्य के मुट्ठी में नहीं रहना देना चाहती। अब मुझे मुक्ति चाहिए। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहती हूँ। मुझे मेरा अपना अस्तित्व चाहिए। संविदा, मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम्हें हर सुख सुविधा देने की हमेशा कोशिश की है। हाँ राजेश, तुमने प्यार किया है, पर अपनी दृष्टि से। आपने अच्छे कपड़े पहना दिए, पर वो सब की पसंद से, आपकी पसंद से। मुझसे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, यह आपने कभी नहीं सोचा। क्या आपने शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस की। इस घर में तुम्हें क्या तकलीफ है, हैरानी से राजेश ने पूछा। तुम यह सब क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा दुख आपकी ही समझ में नहीं आएगा, संविदा ने दृढ़ता से कहा। घर के इस सुनहरे पिंजरे में अब मुझे घबराहट यानी घुटन सी होने लगी है। मेरा प्रण, मेरा समग्र चेतना बंधक है। आप सबकी मुट्ठी खोलकर अब मैं उड़ जाना चाहती हूँ। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर अब मुझे वापस चाहिए। शादी के बाद आज पहली बार संविदा इतना कुछ कह रही थी। हजारों साल पहले अयोध्या के राजमहल में रहने वाली उर्मिला से उसके पति लक्ष्मण या परिवार के किसी अन्य सदस्यों ने वनवास जाते समय पूछा था कि उसकी क्या इच्छा है। किसी ने उसकी अनुमति लेने की जरूरत महसूस की थी। तब उर्मिला ने 14 साल कैसे बिताए होंगे, आज भी कोई इस बारे में नहीं विचार करता। उसी महल में सीता महारानी थी। उन्हें राजमहल से निकालकर वन में छोड़ आया गया जबकि वह गर्भवती थी। क्या सीता की अनुमति ली गई थी या बताया गया था कि उन्हें राजमहल से निकाला जा रहा है? मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। मुझे मात्र पत्नी या माँ के रूप में देखा गया, पर अब मैं मात्र एक पत्नी या माँ के रूप में नहीं, एक जीते जागते जिसके अंदर एक धड़कन वाला दिल है, उस इंसान के रूप में जीना चाहती हूँ। अब मैं किसी की मुट्ठी में बंद नहीं रहना चाहती। तो अब इस उम्र में घर परिवार छोड़कर कहाँ जाओगी? राजेश ने पूछा। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में किसी के साथ भागूंगी तो नहीं। मुझे तो सिवा ही करनी है। अब तक गुलाम बनकर करती रही, जहाँ अपने मन से कुछ नहीं कर सकती थी, पर अब स्वतंत्र होकर सेवा करनी चाहती हूँ। मेरी सहेली सुमन को तो तुम जानते ही हो। पिछले साल उसके पति की मौत हो गई थी। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है, इसलिए उनकी करोड़ों की जायदाद पर उनके रिश्तेदारों की नजरें गड़ गईं। जल्द ही उनकी समझ में आ गया कि उनके रिश्तेदारों में उन्हें से सही नहीं, उनकी जायदाद से ज़्यादा प्यार है। इसीलिए उन्होंने किसी को साथ रखने के बजाय ट्रस्ट बनकर अपने उस विशाल कोठी में वृद्धा आश्रम के साथ साथ अनाथ आश्रम खोल दिया है। उनका अपना खर्च तो मिलने वाली पेंशन से ही चल जाता है। वृद्धा एवं अनाथ बच्चों के खर्च के लिए उन्होंने उस कोठी में डे चाइल्ड केयर सेंटर भी खोल दिया है। वृद्धा आश्रम
और चाइल्ड केयर सेंटर एक साथ खोलने का उनका मकसद यह था कि जहां बच्चों की दादा दादी का प्यार मिलता रहेगा, वहीं आश्रम में रहने वाले वृद्धा कभी खुद को अकेला नहीं महसूस करेंगे। उनका समय बच्चों के साथ आराम से कट जाएगा, साथ ही उन्हें नाती पोतों की कमी नहीं खलेगी। इतना कहकर संविदा पल भर के लिए रुकी। राजेश की नजरें संविदा के चेहरे पर ही टिकी थीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक संविदा एकदम से कैसे बदल गई। संविदा ने डाइनिंग टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास लिया और पूरा गिलास खाली करके आगे बोली। दिन में नौकरी करने वाले कपल को अपने बच्चों की बड़ी चिंता रहती है, पर सुमन के डे चाइल्ड केयर सेंटर में अपना बच्चा छोड़ करके वह निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी देखभाल के लिए दादा दादी जो होते हैं। इसके अलावा सुमन की उस कोठी में बच्चों की खेलने की न्याय बड़ा सा लॉन तो है ही, उन्होंने बच्चों के लिए तरह तरह के आधुनिक खिलौनों की भी व्यवस्था कर रखी है। दिन में बच्चों को दिया जाने वाला खाना भी शुद्ध और पौष्टिक होता है, इसलिए उनके डे चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चों की संख्या काफ़ी है, जिससे उन्हें वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम चलाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती। आज सुबह मैं वहीं गई थी, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अब मैं वहीं जाकर सुमन के साथ उन बूढ़ों की सेवा और बच्चों की सेवा करनी चाहती हूँ। उन्हें प्यार देना चाहती हूँ जिनका अपना कोई नहीं है। राजेश संविदा की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो कुछ सुन रहा है वह सब कहने वाली उसकी पत्नी संविदा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या दुष्स्वप्न। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।